कहानी की शुरुआत में हम बाकी हानमा को देखते हैं जो कि खड़ा होता है बहुत लंबी सीढ़ियों के ऊपर और वहां से ये सोच रहा होता है, अरे यार सीढ़ियां तो सभी चढ़ते हैं और भला सीढ़ियां चढ़ने में क्या मजा, मजा तो सीढ़ियां उतरने में है, वो भी फुल स्पीड में भागते हुए। भाई साहब आज ये मरने वाला है क्या, और बिना सोचे समझे बाकी फुल जोश में सीढ़ियों के ऊपर से नीचे दौड़ लगाता है। दरअसल बाकी को ये लग रहा होता है कि ऐसा करने से उसकी बोरियत खत्म हो जाएगी और अब बाकी नीचे दौड़ते वक्त गिरने से बचने के लिए अपनी रफ्तार और बढ़ाता जाता है और अपने टांगे और बाहें इतनी तेजी से घुमाता है कि उसे गिरने का मौका ही नहीं मिलता। और तभी नीचे गिरते वक्त वही होता है जिसका उसको पहले से ही डर था, एक और उबासी। उसे एक और उबासी आती है। बाकी सोच रहा होता है, नामुमकिन, भला ऐसे वक्त में और ऐसी जगह पर मुझे एक और जमाई कैसे आ सकती है। मतलब कि भाई बाकी की बॉडी इस हद तक पावरफुल हो चुकी है कि वो कोई भी ट्रेनिंग करे या फिर सीढ़ियों के ऊपर से नीचे छलांग ही क्यों ना मारे, तब भी उसे हर वक्त आजकल बहुत उबासियां आती है और अब हर चीज उसे बोरिंग लगने लगी है जब से उसने पिछली बार अपने पिता युजीरो हानमा से फाइट की थी। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक गोरे रेसलर को देखते हैं अरीना में, और हर तरफ उसके लिए चीयर होने लगता है और वो भी अरीना में खड़े हुए सोच रहा होता है कि पक चुका हूँ मैं इन सब से, पिछले 7 सालों से हर बार यह बेल्ट जीत कर और अपने तारीफें सुनकर, और अब जीत तो मेरी आदत सी बन चुकी है। और तभी रेफरी रेडी बोलता है पर वो गोरा आदमी किसी और ही सोच में होता है। तभी दूसरा रेसलर उसका ध्यान हटा हुआ देखकर उस चीज का फायदा उठाने का सोचता है और उस पर टूट पड़ता है और उसे फुल स्पीड में एक पंच मारता है, पर वो रेसलर उसके पंच को आता देखकर डॉज करता है और उसे बस एक काउंटर पंच मारता है जिससे वो अनकॉन्शियस हो जाता है और वो उसे पीछे से पकड़कर उसे सर के बल नीचे धड़ाम से पटक देता है और फिर वो उसके ऊपर बैठकर बिजली की रफ्तार से एक के बाद एक पंचेस मारने लगता है। और ये सब बस उसने 4 सेकंड्स में ही किया होता है और उसे इस चीज का एहसास भी नहीं होता कि वो कब का जीत चुका है। और फिर तभी वो अपना होश संभालता है और रेफरी भी उसे आकर रोकता है। और यहाँ पर जितनी भी ऑडियंस बैठी होती है उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि अभी भाई हुआ क्या। और फिर अगले सीन में कुछ रिपोर्टर्स उससे पूछ रहे होते हैं, क्या मतलब सर आप जापान जाने वाले, सर आपका जापान जाने की वजह क्या है, क्या आप साफ साफ बता सकते हैं। तभी वो गोरा रेसलर बोलता है, वजह पानी की तरफ साफ है, दुनिया का ताकतवर कहलाने वाला शख्स उसी दुनिया में रहता है। और फिर हम अगले सीन में शोगुन मित्सुनारी कावा को देखते हैं। वो गोरे से बोल रहा होता है, अब यहाँ आके लड़ने की क्या जरूरत जबकि पूरी दुनिया तुम्हें मानती है। गोरा बोलता है, वो क्या है ना कि मैंने बाप बेटी की फाइट देखी थी और मैं बाकी से फाइट करना चाहता हूँ। तोकुगावा उसे कहता है, क्या तुम बाकी को हरा सकते हो। गोरा बोलता है, यही जानने के लिए तो मैं जापान आया हूँ। तोकुगावा बोलता है, ठीक है फिर आज रात आ जाना रिंग में। और अगला सीन हम फाइटिंग रिंग में देखते हैं और रिंग में खड़ा गोरा आदमी जिसका नाम एटलस है सोच रहा होता है कि लोग जिसे दुनिया का ताकतवर आदमी कहते हैं वो इसी रास्ते से आएगा। और फिर सब लोग चीयर करने लगते हैं और फिर वो बाकी को आते हुए देखता है। बाकी को देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो बहुत छोटा होता है। अरे ये क्या, ये तो लाइट वेट भी नहीं होगा, पर जरा इसकी बॉडी को तो देखो, इसकी बॉडी का हर एक निशान एक अलग स्टोरी और लड़ाई को दिखाता है और इस उम्र में ही ये योद्धा बन चुका है। और तभी अचानक फिर वो उसकी ओरा की परछाई को देखता है मानो जैसे कोई बहुत बड़ा राक्षस हो। ये देखकर उसके पसीने छूटने लगते हैं और फिर रेफरी उसका ध्यान खींचता है, अरे ओ मिस्टर एटलस, अरे ओ मिस्टर एटलस, क्या आप रेडी हैं। और फिर रेफरी उन्हें बताता है, हथियार गलत मूव्स मना है और आप दोनों को एक सच्चे मर्द की तरह ईमानदारी से फाइट करनी होगी। और उसके बाद दोनों तैयार होते हैं और तभी सब लोग उस गोरे को पुकारने लगते हैं, एटलस एटलस एटलस। और फिर फाइट का नगाड़ा बजता है और फिर हम अगले सीन में एटलस को बीच पर आराम करते हुए देखते हैं और वहां पर वो बाकी से की हुई लड़ाई के बारे में सोच रहा होता है। वाह क्या फाइट थी और उसकी जीत में कोई शक ही नहीं था और उसे देखकर ऐसे लग रहा था जैसे उसे हमारी फाइट से बोरियत हो रही हो। और आखिर हुआ क्या था, अरे हाँ, और मैंने उसे लात मारी और उसने डोज कर ली, फिर मैंने पंच मारा और वो भी उसने डोज कर लिया और फिर उसने मेरे सर को अपने दोनों हाथों से पकड़ा। ऐसे लग रहा था मानो जैसे किसी ने मेरा सर हाइड्रोलिक मशीन के नीचे था और फिर बाकी ने मेरे सर को जोर जोर से हिलाया जिससे मेरा भेजा फ्राई हो गया और जिससे मुझे चक्कर आए और वो जीत गया। मानना पड़ेगा ये सब इतनी तेजी से हुआ था
जैसे कोई सपना हो, और बाकी को मुझ पर इतना तरस आया कि उसने अपनी उबासी भी रोक दी। और ये सब सोच के वो हंस रहा होता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक लैब में, जहाँ पर शोगुन मित्सुनारी तोकुगावा जापान के प्राइम मिनिस्टर को लेकर आया होता है। वो उसे कहता है काम आगे बढ़ चुका है। प्राइम मिनिस्टर उससे कहता है कैसा काम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। शोगुन मित्सुनारी आप किस बारे में बात कर रहे हैं? और फिर वो उस बिल्डिंग में 386 मीटर जमीन के नीचे जाकर एक खुफिया लेक में आते हैं। 386 मीटर जमीन के नीचे आखिर चल क्या रहा है? फिर तोकुगावा प्राइम मिनिस्टर को लैब के लीड साइंटिस्ट से मिलवाता है। प्राइम मिनिस्टर ये सब देखकर शौक में आ जाता है। मिस्टर तोकुगावा सा ये सब चल क्या रहा है? तोकुगावा कहता है अरे प्राइम मिनिस्टर, ये सब मेरी कला के नाम, और हम यहाँ पर एक इंसान का क्लोन बना रहे हैं। और फिर वो उन्हें एक समुराई की मम्मी दिखाता है। इतनी बड़ी मम्मी, आखिर ये किसकी मम्मी है? अरे प्राइम मिनिस्टर, मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाने आया हूँ जो कि बहुत दूर से आया है, और आप उसे जानते हो, द लेजेंडरी समुराई मुसाशी मियामोटो। क्या? हमारी टीम उन्हें जगाने का काम कर रही है, वो भी बहुत टाइम से। और इस टीम के लीड साइंटिस्ट हैं डॉक्टर जॉन, और उन्होंने फॉसिलाइज्ड मम्मी की स्पाइनल कॉर्ड से ब्लड वेसल्स को अलग करने का मुश्किल काम किया है, और जिससे हमारे पास मुसाशी मियामोटो के सॉफ्ट टिश्यूज और प्रोटीन्स दोनों हासिल किए हैं। और तभी प्राइम मिनिस्टर कहता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं? इंसानी क्लोनिंग सारे नेशंस में बैन है। तोकुगावा सा अभी इस काम को बंद करें। तभी तोकुगावा कहता है क्या फर्क पड़ता है, क्या ये बात तुम उसके सामने कह सकते हो? और फिर हमें मुसाशी का क्लोन दिखाया जाता है। भाई साहब, मुसाशी मियामोटो जिंदा हो चुका है। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, यह बाकी से भी ज्यादा पावरफुल है, बस युजिरो हानमा को छोड़कर। और भाई साहब आगे मजा आने वाला है इनकी लड़ाई देखकर। और फिर बैकग्राउंड वॉइस में हमें बताया जाता है कुमामोटो से महान मुसाशी मियामोटो के अवशेष गायब है। मुसाशी मियामोटो जिसे 1645 में दफनाया गया था। फिर डॉक्टर जॉन अपनी कहानी बताता है कि सालों के इंतजार के बाद मुझे टिरानोसोरस पर रीढ़ की हड्डी पर काम करने का मौका मिला। वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। मैं हर एक लेबोरेटरी वालों के पास गया, पर मुझे किसी ने भी इस पर काम करने की इजाजत नहीं दी। मैं सोचता था कि दुनिया में इतने वैज्ञानिक हैं, पर इनमें से कोई भी फॉसिल की स्पाइन को बीच से काट कर नहीं देखता। वो बस बाहर से एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वो उन्हें तोड़कर क्यों नहीं देखते? और तभी मैंने रीढ़ के हड्डी के बीच में सॉफ्ट टिश्यूज की खोज की, जो कि 7 करोड़ साल पुराने थे, और जिनमें से जीन्स, प्रोटीन्स और डीएनए भी हासिल करा जा सकता है। और वो दिन दूर नहीं जिससे हम परिंदों से ब्रीड करवा के डायनासोर्स का क्लोन्स बना सकते हैं। अपनी रिसर्च पब्लिश करने के 4 दिन बाद मुझे कोई टोक्यो से मिलने आया, मुझे बैग भर के पैसे दिए, और अगले दिन मैं इस बूढ़े से समुराई टाइप आदमी के सामने था। उसने मुझे इंसानी क्लोन बनाने की बात की। मैंने उसे इंसानी उसूलों और आदर्शों के सम्मान की बात की। इंसानी क्लोनिंग पर दुनिया भर में बैन है वगैरह वगैरह, पर उसने कुछ ऐसा कहा जिसके बाद मैं कुछ ना कह सका। जब उसने कहा मैं तुम्हें मुसाशी मियामोटो के अवशेष दूंगा। भला मुसाशी मियामोटो को कौन नहीं जानता था? महान तलवारबाज, वो ताकत की एक लाजवाब मिसाल थे। फिर वो मुझे जमीन के 300 मीटर नीचे बनाई बहुत बड़ी लैब में लेके आए। इतनी एडवांस लैब मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। फिर मैंने वो देखा जिसके लिए मैं यहाँ आया था, महान मुसाशी मियामोटो का बहुत बड़ा अवशेष, वो भी इतनी अच्छी हालत में। मैं उन्हें मना नहीं कर पाया और क्लोन बनाने के लिए मान गया। ओ शोकुन, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर हम अगला सीन बाकी हानमा के घर का देखते हैं, जो कि इंटेंस ट्रेनिंग करने के बाद जमीन पर पड़ा होता है और अपने धड़कन को सुन रहा होता है। पर तभी अचानक उसने किसी ताकतवर आदमी के दिल की धड़कन पहली बार सुनाई देती है। बाकी उठकर बैठ जाता है। आखिर ये किसकी धड़कन है? ये धड़कन उन सब की धड़कन से अलग है जिनको मैं जानता हूँ। फिर हमें बताया जाता है महान मुसाशी मियामोटो की रीढ़ की हड्डी को अलग करा गया। वह किसी इंसान की नहीं, किसी शेर की हड्डी लग रही थी। समुराई की रोज की कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग उनकी हड्डियों तक को बदल देती है। डॉक्टर उसे देखकर हैरान हो जाते हैं कि हाँ, ये किसी टाइगर या शेर की हड्डी है, न जाने उनका चेहरा कैसे होगा। और फिर वो उसके हड्डी को तोड़ देते हैं। डॉक्टर उसकी हड्डी में साफ साफ नसें देखकर रोने लगता है। वाह क्या बात है, हमें तो माइक्रोस्कोप की भी जरूरत नहीं। और इसके बाद हम बाकी हानमा को देखते हैं, जो कि खुद से कह रहा होता है अरे यार, रोज 50 किलोमीटर दौड़ता हूँ, ये लगातार उबासी आने बंद नहीं हो रही।
अरे यार, और ऊपर से ये पता नहीं किसकी धड़कन सुनाई दे रही है, कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है कात्सुमी ओरोची पर, जो अपने सेंसे के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। कात्सुमी सेंसे को लात मारता है पर वो डॉज कर लेते हैं, पर कात्सुमी फिर से दूसरी लात घुमा के उसे मारता है और वो उसे छू कर निकल जाती है। सेंसे शिबुकावा, मुझे लगा था आप दूसरी किक से ढेर हो जाएंगे। हे, इस किक से मेरी खोपड़ी भी अलग हो सकती थी और अब मुझे लगता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। उसके बाद कात्सुमी सेंसे से कहता है, मुझे और इंटेंस ट्रेनिंग करनी है। जब से बाप बेटे की ट्रेनिंग देखी है मुझे हर वक्त बेचैनी हो रखी है। शिबुकावा उसे कहता है, तुम अकेले नहीं हो जिसे ये बेचैनी हो रखी है। क्या मतलब सेंसे? अपने पिता डोपो ओरोची को ही देख लो, झरने के नीचे आजकल ट्रेनिंग करने लगा है और अपनी उम्र तो देखता। और मोटोबे भी पहाड़ों में ट्रेनिंग करने के लिए गया है और कोशो शिनोबी ने 25 बेग की लगा रखी है और उसका बड़ा भाई कोरेहा पता नहीं क्या करने में लगा है और तो और जैक भी दबा के ड्रग्स ले रहा है और ओलिवा भी कड़ी ट्रेनिंग में लगा पड़ा है। बस हानायामा एक ऐसा है जो ट्रेनिंग नहीं करता और इसी तरह इन सबको भी कुछ न कुछ बुरा होने का पहले से ही एहसास हो रहा है और कुछ तो बुरा होने वाला है। और इधर डॉक्टर जॉन लेबोरेटरी में मुसाशी मियामोटो का डीएनए को एक एग में फर्टिलाइज कर रहा होता है। दूसरा डॉक्टर बताता है, डॉक्टर जॉन की ट्रांसप्लांट तकनीक दुनिया में सबसे बेहतरीन है और हम जरूर कामयाब होंगे, बस 28 दिनों की बात है। और वो एक अनफर्टिलाइज्ड एग से न्यूक्लियस निकालते हैं और मुसाशी मियामोटो का डीएनए डालते हैं और सक्सेसफुली एग फर्टिलाइज हो जाता है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं, बाकी को फाइट करते हुए फिर से धड़कन सुनाई देती है और अपोनेंट को एक ही काउंटर स्ट्राइक में हरा देता है और वहां से जाने लगता है। वो आदमी चिल्ला कर कह रहा होता है, इसने मारने से पहले ओबासी रोकी थी, मैंने देखा। और फिर से यहाँ पर बाकी को ओबासी आती है। मित्सुनारी भी इस फाइट को देखकर दिल में कह रहा होता है, बाकी मेरे बच्चे बस 8 महीनों का इंतजार करो और फिर तुम्हें उबासी नहीं आएगी। और इधर हम लैब में मुसाशी को देखते हैं जो कि 11 महीने 10 दिनों का हो चुका है। और इधर कोरेहा भी सोच रहा होता है कि आखिरकार मेरे साथ हो क्या रहा है। दौड़ने के मुकाबले इस तरह से ज्यादा एनर्जी खर्च होती है पर फिर भी उबासियां आ रही है, कुछ तो ठीक नहीं लग रहा। कल तो मैंने अपना बेंच प्रेस का भी रिकॉर्ड तोड़ा और रनिंग रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, पर जैसे ही मैं वजन उठाने वाला था तभी उबासी आई और फिर 100 मीटर की रेस भी पूरी करने ही वाला था तब भी मुझे उबासी आई। मेडिकली देखा जाए तो ये नामुमकिन है, आखिर इतनी बोरियत मुझे हो क्यों रही है। और इधर डोपो ओरोची भी ठंडे पहाड़ों के झरने के नीचे ट्रेनिंग करते कह रहा होता है, और ज्यादा ट्रेनिंग करूंगा फिर भी यह उबासी। और जैक भी हॉस्पिटल में अपने लंबाई की और दूसरी सर्जरी करवा रहा होता है। मुझे और लंबाई चाहिए, और ऊंचा और ज्यादा बड़ा। मैं चाहता हूँ मेरी लंबाई 8 फीट करो। ये दूसरी लंबाई की सर्जरी है और इस सर्जरी का भयानक दर्द मैं झेल सकता हूँ, पर ये क्या, ये उबासियां। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है लेबोरेटरी में। डॉक्टर्स चेक कर रहे होते हैं, पल्सेस सब ठीक है, ब्लड वेसल्स सब ठीक है, बॉडी टेम्परेचर हाँ वो भी ठीक है। उम्र 36 साल, फर्टिलाइजेशन का टाइम 11 महीने 10 दिन 41 मिनट। और फिर वो उसे बाहर निकालने का प्रोसेस शुरू करते हैं और पता नहीं भाई उसे किस चीज से बाहर निकालते हैं, तुम लोग ही बताओ ये क्या चीज है यार। और मुसाशी मियामोटो का क्लोन बाहर निकल आता है और वो उसे तैयार करके उसके जगने का इंतजार करते हैं। वाह, इसे देख के लगता है कि इसमें बेहिसाब ताकत होगी, आखिरकार महान योद्धा ने जन्म ले ही लिया। और फिर हम देखते हैं हानायामा को जो कि क्लब में उबासियां दे रहा होता है और उसका चेला उसे रोते हुए बोलता है, बॉस क्या मैं आपको इतना बोर कर रहा हूँ, आप बार बार उबासियां दे रहे हो, आप कहो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, 2 दिन पहले मुझ पर एक दुश्मन ने बंदूक तानी, पता नहीं वो क्या बोले जा रहा था। मैं उसके पास गया, मैंने उसे कहा गोली चलाओ, चूकना मत, पर उसी वक्त भी मुझे पता नहीं क्यों उबासियां आ रही थी। ऐसा नहीं कि मुझे तुम बोर कर रहे हो, ये लो चलो पियो। और फिर वो युजिरो के बारे में सोचते हुए कहता है कि अगर वो मेरे सामने आ जाए तो क्या होगा। और फिर उसके बाद हानायामा तोकुगावा के पास जाता है। क्या तुम्हें ओगर से लड़ना है? मित्सुनारी उसे कहता है, ओगर से लड़ना बेवकूफी है, क्या तुम्हें भी बोरियत कुछ ज्यादा हो रखी है क्या? यह सुनकर हानायामा को झटका लगता है। 5 साल पहले तुमने उससे लड़ाई की थी और उसने तुम्हारा क्या हाल किया था पता है ना? उस दिन की लड़ाई का दर्द तुम्हें मार देता। हाँ, पर यह बात भी सच है कि बोरियत का दर्द किसी जिस्मानी दर्द से भी ज्यादा होता है। और फिर हम मुसाशी मियामोटो को देखते हैं। डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे होते हैं पर सब कुछ ठीक होता है और उसे पैदा हुए 80 घंटे हो चुके होते हैं और वो अभी भी होश में नहीं आया होता। सब लोग इस परेशानी में बैठे होते हैं। उसकी पल्सेस, टेम्परेचर, धड़कनें सब चीज ठीक होती है, बस उसकी ब्रेन में कोई भी हलचल नहीं हो रही होती। जॉन बोलता है, सब लोग सुनो, कोई तो मेरी मदद करो, मैं आप सबसे भीख मांग
मांगता हूँ। और फिर सब लोग अलग अलग आइडियाज पर बहस करने लगते हैं और फिर अचानक तोकुगावा उनसे कहता है, एक मिनट, आप सब लोग मेरी बात सुनो। बॉडी तो बना ली, पर इसमें आत्मा कहाँ है? और फिर वो डॉक्टर्स को अपनी बहन की कहानी सुनाता है जो कि झाड़ फूक और आत्माओं से बात करती है और उसके काम बड़े अजीब हैं, पर वो सच में एक साइकिक है। पागल है क्या? हाँ, चुड़ैल होगी। क्या मतलब? हाँ, मेरी बहन पे शक तो जरूर जाता है, पर शक के दायरे में हम कुछ आगे नहीं सोच पाएंगे। और फिर हम उसकी बहन को देखते हैं। अरे आंटी जी, मैंने सुना है आप किसी की भी आत्मा को बुला सकती हो। अगर मैं आपको कहूँ मुझे जॉन एफ कैनेडी से बात करनी है तो आप क्या मुझे उससे बात करवा सकती हो? हाँ, क्यों नहीं? डर तो नहीं जाओगे? अरे नहीं नहीं। और फिर वो जादू टोने का मंत्र पढ़ने लगती है, छीक टपाक डम डम, जॉन एफ कैनेडी की आत्मा मेरे अंदर आ जाओ। और फिर भाई साहब, अरे ओ हाय, कैसे हो? अरे तुम तो जापानी लगते हो, क्या हालचाल? सब लोग ये देखकर हंस रहे होते हैं। सबको लग रहा होता है कि वो बस नाटक कर रही है और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और फिर उसके पास कोई मुझ जैसा बंदा आकर बोलता है, अरे दादी जी, नौटंकी बहुत कर लेती हो, जरा मेरे पिता को तो बुलाओ जो कि 2 साल पहले ही टपक चुका है। वो मंत्र बोलने लगती है, बहुत जोर देने लगती है, पर उसके पिता की आत्मा को नहीं बुला पाती। और फिर वो उसे कहती है, एक बात तो बताओ, क्या तुम्हारा पिता सच में मर गया है? मुझे उसकी आत्मा का कोई एहसास नहीं हो रहा। यह सुनकर उस बंदे की पोल खुलने लगती है। अरे दादी जी, मैं अपने पिता को क्यों मारूंगा भला? दादी जी फिर से मंत्रा पढ़ने लगती है और भाई साहब, फिर वो लड़का बताने लगता है कि दादी ने मुझ पर ऐसे चिल्लाया जैसे वो मेरा सच में पिता ही हो। ऐसा लग रहा था कि सच में वो मेरा बाप था। मैं तो डर गया था। अरे अरे आंटी जी, मेरा बाप तो जिंदा है। और फिर वो ये सारी बात अपने बाप को घर में बता रहा होता है। अरे बेटा, ये सब कब हुआ था? डैड, आज 2 बजे हुआ था। अरे बेटा, ये तो अजीब है। क्या तुम्हें पता है, आज 2 बजे मैं ऑफिस में कुछ देर के लिए बेहोश हो गया था और मुझे सपना आया था जिसमें मैं तुम्हें डांट रहा था, वहाँ उसी गली में जिसकी तुम बात कर रहे हो। वो सच में सबकी आत्मा बुला सकती है। ये सब वो अपने टिकटॉक अकाउंट पे बता रहा होता है। और फिर हम देखते हैं हानायामा को, जो कि मिलता है युजिरो हानमा से दोबारा फाइट करने के लिए। युजिरो भी उसे देखकर इविल स्माइल देता है और तोकुगावा भाई ये सब दूर से देख रहा होता है। और फिर हम उसी बिल्डिंग के अंदर लेबोरेटरी में सबुका तोकुगावा को देखते हैं, जो कि मुसाशी की रिपोर्ट देखकर बोल रही होती है, अच्छा है, तुम लोगों ने शरीर तो बना लिया, पर बिना आत्मा के। मेरा भाई भी कमाल कर देता है। इसका शरीर बिल्कुल ठीक ठाक है, पर अमीनो एसिड्स का मात्रा थोड़ा कम है, पर मेरे लिए इतना काफी है। ये सब सुन के सारे डॉक्टर्स हैरान रह जाते हैं। कोई बात नहीं, अगले 8 मिनट में ये जाग जाएगा। वो ये सब कह ही रही होती है कि दूसरा डॉक्टर जॉन से बोलता है, ये क्या बकवास है? हम सब लोग वैज्ञानिक हैं, इस तरह की बातों को मानना विज्ञान को धोखा देने जैसा होगा। वो ये सब कह ही रहा होता है कि तभी सबुका आत्मा बुलाने का मंत्र पढ़ती है और उस डॉक्टर की दादाजी की आत्मा बुलाती है और वो उसे डांटने लगती है। वो उसे एक ऐसी बात कहती है कि जिससे डॉक्टर हैरान हो जाता है। अरे बाप रे, ऐसा तो मेरा दादा कहता था। हाँ बेटा टाका, आज भी तेरे पैरों से बदबू आती है क्या? कहा था ना, अंग्रेजी दवाएं बेकार होती हैं। यह देखकर तो उसके पसीने छूट जाते हैं और कहता है, मैं हार मानता हूँ, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। यहाँ पर हानायामा और युजिरो आमने सामने होते हैं और वो एक दूसरे को देखकर खुश होने लगते हैं। युजिरो हानायामा से कहता है, आ जाओ टहलते हैं। युजिरो बात कर रहा होता है, बाकी से की हुई फाइट के बाद तो मेरा जीना हराम हो चुका है। जहाँ भी जाता हूँ सब लोग ऑटोग्राफ मांगने के लिए आ जाते हैं और मुझे हर वक्त ये काला चश्मा पहनना पड़ता है। हानायामा कहता है, हाँ अब मुझे उबासी नहीं आ रही, मुझे पिछले साल से बोरियत हो रही थी जब से मैंने बाप बेटे की फाइट को देखा था। युजिरो कहता है, अरे वो तो एक छोटा सा घरेलू झगड़ा था और उस दिन हमारी फाइट दुनिया ने देखी। हमारी बेहिसाब ताकत देखकर सबको बहुत मजा आया और बगैर मेरी इजाजत के किसी ने इंटरनेट पर वीडियो डाल दी। और फिर युजिरो अपना चश्मा तोड़ता है और कहता है, हानायामा, तो जैसे फाइटर को कुछ ज्यादा ही बोरियत हो रही है तो कहो मैं तुम्हारी बोरियत मिटा देता हूँ। वो लड़ने ही वाले होते हैं कि एक लड़का युजिरो को देखकर उससे ऑटोग्राफ मांगने के लिए आ जाता है। युजिरो उसे गुस्से से देखता है और उसके पेपर में उंगली घुसाता है और उसके पन्ने को 4 टुकड़ों में काट देता है और इतने में ही वो लड़का युजिरो को थैंक यू बोल के चला जाता है। हानायामा युजिरो को चढ़ाते हुए बोलता है, बड़े दिल वाले हो युजिरो। और दोबारा से उनके बीच चिंगारी उठ जाती है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। युजिरो भी फुल जोश में आ जाता है और हानायामा को पहला वार करने को कहता है। हानायामा अपनी ताकत जोड़ता है और पूरी ताकत के साथ युजिरो के मुंह पर एक मुक्का मारता है और मुक्के की आवाज हर तरफ
फैल जाती है। जब धूल हटती है तो युजिरो हानमा बस मुस्कुरा रहा होता है। मित्सुनारी भी यह सब दूर खड़ा कैमरा से देख रहा होता है और उसको भी बहुत मजा आ रहा होता है। हानायामा दोबारा एक पंच मारता है पर वो भी मिस हो जाता है, एक और मारता है वो भी मिस हो जाता है और फिर युजिरो सीधा उसका मुंह पकड़ लेता है। इसके बाद हम लेबोरेटरी का सीन देखते हैं। सबुका कह रही होती है, अरे इसका चेहरा तो देखो कितना मासूम लगता है, ऐसा लगता है कि इसने अपनी पूरी जिंदगी में कोई लड़ाई नहीं की। जैसा भी हो चलो शुरू करती हूँ। और फिर वो मंत्रा पढ़ती है, चीन टपाक डम डम, आजा आजा हम सब का मकसद एक है, चीन टपाक डम डम, मुसाशी मियामोटो की आत्मा आ जाओ। और भाई साहब अचानक वो एक बड़ी छलांग मारती है और ऐसे खड़ी हो जाती है जैसे वो खुद मुसाशी मियामोटो हो। सब लोग ये देखकर डर जाते हैं, अरे ये बस नाटक कर रही है, डरने की कोई बात नहीं। और फिर यहाँ पर तोकुगावा भी आ जाता है, हाँ ऐसा भी हो सकता है, मेरी बहन पर नजर रखो। अरे आप आ गए शोगुन, आप अब तक कहाँ थे? और भाई मंत्र पढ़ते पढ़ते अचानक उसे चुम्मी दे देती है। अरे भाई ये क्या है, कौन सा मंत्र पढ़ रही है? डॉक्टर उसे रोकने ही वाला होता है, तोकुगावा उन्हें रोक देता है, वो जो कर रही है उसे करने दो। और फिर भाई साहब अचानक मशीन्स में ब्रेन रीडिंग आने लगती है और फिर मुसाशी की सारी बॉडी पर अलग अलग जगहों पर तलवारों के निशान उभरने लगते हैं और फिर उसका चेहरा किसी खूंखार शेर जैसा हो जाता है। और फिर भाई साहब अचानक वो सबुका के जबड़े को पकड़कर उसे ऊपर उठा लेता है और डॉक्टर्स के ऊपर फेंक देता है। कौन हो तुम लोग? तुम लोग सबकी जान बख्श दूंगा अगर मुझे ये बताओगे कि यहाँ चल क्या रहा है। और वो सब उसे मॉडर्न दुनिया के बारे में बताने लगते हैं, वो क्या है, कैसे आया, क्यों आया और सब कुछ। तोकुगावा उसके पास आता है और बोलता है, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, बस आप जिसमें माहिर हो हमें वही चाहिए, बस आप लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। वो सब तो ठीक है पर कपड़ों के बिना मैं क्या करूँगा? और वो उसे कपड़े देते हैं और फिर वो कपड़े पहनता है और बोलता है, बताओ किसके साथ मैदान में उतरना है? भाई साहब मुझे तो गूस बम्स आ रहे हैं। भाई साहब अगर तुमने मांगा नहीं पढ़ी तो मैं तुम्हें बता दूं आगे बहुत बड़ी फाइट्स होने वाली हैं। तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम भाई लोग सब्सक्राइब कर दो। और इधर बाकी सोच रहा होता है, फाइनली अब पता नहीं क्यों अचानक ये उबासियां आना बंद हो गई हैं और वो अनजान धड़कने और तेज होती जा रही है। ये जो भी है अब वो आगे बढ़ रहा है, चल रहा है और ये सब बाकी को महसूस हो रहा होता है। और बाकी अपनी ट्रेनिंग करते हुए अपने अंगूठों पर चलते हुए ये सोच रहा होता है। और इधर मुसाशी कह रहा होता है, अरे अरे मुझे किसके पेट में डाल दिया और ये दौड़ भी रहा है, आप जरा इस चीज को धीरे चलने का बोलेंगे? मुसाशी इतनी चकाचौंध देखकर सदमे में होता है, बस 400 साल में इतना सब कुछ कैसे बदल गया? तोकुगावा उसे समझाते हुए कहता है, समझाने का कोई फायदा नहीं, क्यों ना पैदल चलते हुए सब कुछ तुम खुद ही देख लो। अरे ये क्या पत्थर की जमीन है? ओ इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, इतनी बड़ी जगमगाहट, मानो जैसे आग की लपटें हों और इतने सारे लोग और छोटा कमरा अपने आप ऊपर नीचे होता रहता है, दरवाजा भी अपने आप खुलता बंद होता है। तो तोकुगावा मुझे मेरे मुताबिक जगह बताइए। और फिर तोकुगावा उसे फाइटिंग रिंग में लेके आता है। मुसाशी मिट्टी उठाकर कहता है, वाह क्या बात है। तोकुगावा कहता है, वो देखो आ गया, मैंने तलवारबाज क्यूचिरो साबू को बुलाया है, जैसे लोग द किलर के नाम से भी जानते हैं और इसके जैसा तलवारबाज पूरे जापान में कोई नहीं है।